जलवायु परिवर्तन और उसके चलते खास करके गर्माहट की जो लहर को आज हम झेल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा कोशिश ये भी करूंगा कि इस संकट को एक तो कि संकट जो पड़ेगा उसके असर को कैसे कम किया जाए, खास करके कोयला तेल जला के उससे ऊर्जा पैदा कर। ये औद्योगिक काल का समय अगर केवल कृषि क्षेत्र में हो या आदिवासी हो तो वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ टनियों को जलाएंगे अपने चूल्हों के लिए, उससे उतना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं। पर औद्योगिक काल में जो कोयले को जलाया गया, स्टीम इंजन बने, उससे मशीनें चली, फिर जहाज चले। जब अंग्रेज स्पेन के लोग इधर उधर जाके अपना राज कायम करते थे तो वो सब जहाज पे जाते थे। पुराने जमाने में वो हवा के बल पे और बाद में उसको कोयले के इंजन चला के जैसे हमारे ट्रेन चलते थे वो। तो औद्योगिक काल के चलते जितना कार्बन डाइऑक्साइड हमने अपने वातावरण में डाला, एटमॉस्फेयर में डाला, कुछ हद तक पेड़ तो उनको आज शामिल होने का मौका दिया। मैं हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति का आभारी हूँ कि मुझे ये मौका दिया। मेरा आज का विषय है जलवायु परिवर्तन और उसके चलते खास करके गर्माहट की जो लहर को आज हम झेल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। और हमारे सामने ये जलवायु परिवर्तन का जो संकट है, तो अभी मुझे बताया गया कि मैं इस पे रोशनी डालूं कि ये संकट कितना बड़ा है। वो तो मैं डालूंगा, पर मैं ये नहीं चाहूँगा कि हम यहाँ से आज निराश होकर वापस जाएं कि संकट इतना बड़ा है कि हम क्या करेंगे। पर मैं कोशिश ये भी करूँगा कि इस संकट को एक तो कि संकट जो पड़ेगा उसके असर को कैसे कम किया जाए, एक वो, और दूसरा इस संकट से निकलने के लिए कुछ रास्ते हैं जो हमारे सामने हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बातचीत करना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मैं प्रमोद से गुजारिश करूँगा कि मेरे टाइम के आसपास जब मैं आऊँगा 10 मिनट पहले मेरे को इशारा कर दें ताकि मैं फिर उसको वाइंड अप करने की कोशिश करूँ। तो पहला, मैं जो जलवायु संकट है हमारे सामने वो क्यों है उसके बारे में थोड़ा सा 4-5 मिनट में मैं बताना चाहूँगा। ये जलवायु परिवर्तन का जो संकट है वो आता है कि हमारे आर्थिक जो कामकाज हैं दुनिया भर में, खास करके कोयला तेल जला के उससे ऊर्जा पैदा करना, किसी प्रकार का ऊर्जा हो, बिजली का पैदा करना हो या गाड़ियों में पेट्रोल डाल के उसको चलाने का हो, 80% जो इसमें से निकलते हुए जो प्रदूषित गैस है, खास करके कार्बन डाइऑक्साइड, उनका हमारे एटमॉस्फेयर में इकट्ठा होना, उसके वजह से ये जलवायु परिवर्तन का संकट है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, कृषि विशेषज्ञ हमारे पास बैठे हैं, वो आपको समझाएंगे बाद में कि जब वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो वो गर्मी को ट्रैप कर लेता है। सूरज की गर्मी आती है, कुछ उसमें से वापस जाने की कोशिश करता है, पर ये जो गैस का एक कंबल है हमारे ऊपर, वो इन किरणों को रोक के, जैसे ग्रीन हाउस में होता है, उसके अंदर गर्माहट को पैदा करता है। और ये इनके नजदीक, हाँ, एक यहाँ भी है माइक। अच्छा, तो ये तकरीबन कहना चाहिए पिछले 200 या 250 साल से ज़्यादा है। ये 200-250 साल कहाँ से आया? ये औद्योगिक काल का समय। अगर केवल कृषि क्षेत्र में हो या आदिवासी हो तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ टनियों को जलाएंगे अपने चूल्हों के लिए, उससे उतना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं होता। पर औद्योगिक काल में जो कोयले को जलाया गया, स्टीम इंजन बने, उससे मशीनें चली, फिर जहाज चले। जब अंग्रेज स्पेन के लोग इधर उधर जाके अपना राज कायम करते थे तो वो सब जहाज में जाते थे। पुराने ज़माने में वो हवा के बल पे
और बाद में उसको कोयले के इंजन चला के, जैसे हमारे यहाँ ट्रेन चलते थे वो चलते। तो औद्योगिक काल के चलते जितना कार्बन डाइऑक्साइड हमने अपने वातावरण में डाला, एटमॉस्फेयर में डाला, कुछ हद तक पेड़ तो उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, पर एक सीमा से ज़्यादा अगर हो जाए तो पेड़ की भी क्षमता उतनी नहीं होती कि उसको अब्जॉर्ब कर लें। और एक दूसरी तरफ हमने पेड़ भी काटना शुरू कर दिया आबादी को बढ़ाने के लिए, कृषि को बढ़ाने के लिए। तो जितना जंगल हमने काटा है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की क्षमता वो भी कम हो गई। तो एक तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फेंका, दूसरी तरफ हमने पेड़ों को काटा, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो इकट्ठा होता ही। तो इसके चलते कार्बन डाइऑक्साइड इतना हो गया है कि अनुमान लगाया जाता है कि आज के दिन में दुनिया में औसत जो तापमान है वो तकरीबन 1.5 अंक सेल्सियस बढ़ चुका। अब ये सुनने में तो लगेगा कि 1.5 अंक सेल्सियस क्या होता है, कौन सी बड़ी बात है। पिछले साल गर्मी में शायद हमारे यहाँ 42 डिग्री था, अब 42 की जगह चलो 43 पहुँच गया या 44 पहुँच गया, तो कौन सी बड़ी बात है। पर मैं जिक्र कर रहा हूँ औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर, उसके ऊपर गर्माहट की लहर। तो जो 42 था अब 44 हो गया, उसके ऊपर गर्माहट की लहर में 3-4 अंक सेल्सियस बढ़ गए, तो आप पहुंच गए 48 के आसपास। आज के दिन हिंदुस्तान में तकरीबन 1.2 सेल्सियस का तापमान बढ़ चुका एवरेज। यूरोप में 2 अंक सेल्सियस बढ़ चुका है। और आप टेलीविज़न में देखते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे कि यूरोप में एक तरफ सूखा, दूसरे तरफ जंगलों में आग लगना। बड़े बड़े जो शहर हैं यूरोप के, ग्रीस की राजधानी एथेंस, मैड्रिड के आसपास स्पेन में सूखा पड़ चुका है, जंगल में आग लग रही है। यूएस में हॉलीवुड, जहाँ पे उनके पिक्चर बनती हैं, जो बड़े बड़े एक्टर वहाँ पे जहाँ रहते हैं, उनको भी बिल्कुल जंगल में आग लगने के वजह से आधे उनके घर जो है वो तबाह हो गए। जिसे हम जानते थे कि यूरोप, यूएस, कनाडा, इनको हम ठंडी जगह मानते थे, कनाडा में पिछले 2 साल 50 अंक सेल्सियस के ऊपर तापमान पहुंच चुका है। और लॉस एंजलिस की जो जगह है जहां हॉलीवुड है, वहां पे बड़ी बड़ी नदियां वो सूख चुकी। तो ये हालत है जलवायु परिवर्तन के असर का, जो तापमान को आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वैज्ञानिकों ने बैठ के इस पूरे विषय पे अध्ययन जो किया है, उसके चलते एक समझौता हुआ है दुनिया भर, जिसे पेरिस समझौता कहते हैं, क्योंकि वो पेरिस शहर में वो स्थापित हुआ था। उसके मुताबिक हर देश को कुछ ना कुछ प्रयत्न करना चाहिए अपने मुल्क से जो उत्सर्जन होता है, जो गैस पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि, इसको कम करने का। पर हर देश को बराबरी स्तर पे हमें देखना नहीं है, ना पेरिस समझौता ये कहता है। क्योंकि जितने हमारे वायुमंडल में जो गैस है जिसके वजह से ये गर्माहट बढ़ रहा है, उसमें से तकरीबन 80% दुनिया के विकसित देशों ने वहां डाला। क्योंकि औद्योगिकरण तो वहां हुआ था ना, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ था। जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे, हम तो गांव में रहते थे, शहरीकरण भी कोई खास नहीं था। वो लोग आए, उन्होंने यहाँ पे स्टीम इंजन लगाए, ट्रेन चलाए, फैक्ट्रियाँ लगाई, औद्योगिकरण तो वहाँ पे शुरू हो चुका था। तो 80% ये जो गैसों का जो कंबल है, ये विकसित देशों ने किया था। तो जिम्मेदारी उनकी है कि उन्होंने इतना प्रदूषण पैदा किया। तो पेरिस समझौता भी ये कहता है कि उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि इसको कम करना। तो हर देश के सामने एक लक्ष्य रखा गया है
और हर देश को एक मौका दिया है कि ऊपर से हम कोई टारगेट आपको थोपेंगे नहीं, आप खुद तय करें कि आप कितना कर सकते हो। पर इसमें एक छोटी सी समस्या है, ये जो वॉलंटरी एक दिशा दी है कि आप बताओ जी आप कितना कर सकते हो। तो ये तो ऐसा हुआ, अभी तो आईपीएल के मैच चल रहे हैं तो ख़त्म हो गए, पर ये तो ऐसा हुआ कि क्रिकेट मैच में पहले जिसने बैटिंग की उसने 200 रन बनाए, दूसरा टीम जो आया 200 रन बनाने, वो ये सोच के नहीं आया कि मैंने 200 रन बना, उसने कहा जी हर जो बैट्समैन है वो हाथ उठाए और कहे कि मैं कितना बनाऊंगा। तो पहले बंदे ने कहा मैं 20 बनाऊंगा, दूसरे बंदे ने कहा 15 बनाऊंगा। किसी ने हिसाब नहीं लगाया कि ये जो हर बंदा ने कहा कि मैं इतना बनाऊंगा, उसको टोटल करोगे तो शायद वो 160 पे पहुंचे या 165 पे पहुंचे। दुनिया में आज ये है, सबके सामने एक वॉलंटरी टारगेट रखा है, पर उन सबको इकट्ठा करके अगर देखोगे तो जितनी प्रदूषण कम होने चाहिए उससे हम तकरीबन 40% कम। दुनिया में पेरिस समझौते में ये तय किया कि हम दुनिया में औसतन जो तापमान है उसको 1.5 अंक सेल्सियस से ज़्यादा होने नहीं देंगे। पिछले 2 साल में ऑलरेडी 1.5 को हम पार कर चुके हैं। पिछले 10 साल, पिछले दशक में, दसों साल दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म साल रहे। हर साल अपने पिछले साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। इस साल भी अनुमान लगाया जाता है कि हम पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 1.5 तो पार हो गया, और 1.5 में ही आज हमें देखने को मिल रहा है, 2 तबाही देखने को मिल रहा है। गर्माहट बढ़ रही है, समुंदर का लेवल बढ़ रहा है। और आप सोचिए, हम तो यहाँ बैठे हैं रोहतक में, मैं दिल्ली से आता हूँ, समुंदर तो बहुत दूर, पर तटीय इलाके में आप जाएंगे जहाँ समुंदर है, चेन्नई में, मुंबई में, कलकत्ते में, कोची में, यहाँ पे अनुमान लगाया जाता है कि तकरीबन समुंदर 1.5 मीटर ऊपर पहुंचेगा अगले 15-20 साल। इसका मतलब आधे शहर मुंबई, चेन्नई, वो पानी के अंदर डूब जाएंगे। ये समुंदर का हाल है। जो ध्रुव में बर्फ जमता है, नॉर्थ पोल में, वहाँ पे बर्फ इतनी तेजी से पिघल रहा है। एक तो जब वो बर्फ पिघलेगा तो वो बर्फ का पानी कहाँ जाएगा? समुंदर में जाएगा, तो समुंदर का तापमान और बढ़ेगा। समुंदर का लेवल इसलिए बढ़ रहा है कि समुंदर गर्म हो रहा है। जब गर्म होगा कोई भी चीज़ तो वो बढ़ता है, एक्सपैंड करता है, तो वो भी लेवल बढ़ेगा उसका। पर इससे ज़्यादा उत्तरी ध्रुव के बर्फ के पिघलने से पूरे दुनिया के मौसम पे फर्क पड़ता है। अब हम जिसे मॉनसून कहते हैं यहाँ पे, वो मॉनसून तो हम जानते हैं कि एक हवा आती है, पर ये हवा बनती है समुंदर के अंदर। पानी का जो बहना होता है उसमें जो पैटर्न होता है उससे ये हवा बदलता है, उसमें ये पानी जमा होता है और उससे बारिश होती है। तो पूरे दुनिया का मौसम इस पे निर्भर है कि ध्रुव के क्षेत्र में, उत्तरी ध्रुव में बर्फ कितना है या नहीं। और ये केवल ध्रुव की बात नहीं है, इसे माना जाता है थर्ड पोल कहते हैं। उत्तरी ध्रुव तो हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया अंटार्कटिका, थर्ड पोल जिसे कहते हैं वो है हमारे दुनिया के पहाड़, जैसे हिमालय, जैसे स्विट्जरलैंड में एल्प्स, जहाँ पे बर्फ जमता है और वो बर्फ पूरे साल रहता है वहाँ। आज के दिन गंगोत्री का जो ग्लेशियर है वो तकरीबन 1/3 श्रिंक हो गया, छोटा हो गया। जितना लंबा होता था 1/3 कम हो गया। अब आप ये देखिए, अगर गंगोत्री के ग्लेशियर बर्फ कम हो गया, उसी बर्फ के पिघलने से गंगा जमुना का पानी आता है, उसमें अगर बर्फ ही नहीं है तो आपके गंगा और जमुना को क्या? और गंगा और जमुना के इर्द गिर्द रहने वाले की संख्या तकरीबन 70 करोड़।
तो 70 करोड़ लोगों की जिंदगी इस पे निर्भर है कि गंगा जमुना में पानी, और वो उस पे निर्भर है कि ग्लेशियर में बर्फ है। ये सब असर जलवायु परिवर्तन के वजह से हो रहा है, और कई अन्य इसमें प्रभाव हैं। मैं 2-3 चीज़ों पे इशारा कर देता हूँ। एक तो गर्माहट का मैंने कहा, दूसरा है मौसम में प्रभाव, गहरा प्रभाव, जिसका एक उदाहरण है मॉनसून में और बारिश में बदलाव। जो बारिश होती थी जिस टाइम पे होता था, अब उस टाइम पे नहीं हो रहा। तकरीबन 2 हफ्ते बाद जब बारिश खत्म होना चाहिए तब खत्म नहीं होता, 2 हफ्ते 3 हफ्ते खिंच जाते हैं। इस पे आपके कृषि विशेषज्ञ आपको समझाएंगे कृषि पे क्या असर है। पर दूसरी चीज़ जिस पे मैं जोर डालूंगा वो ये कि पहले ये होता था कि जैसे दिल्ली में है 50 या 52 सेंटीमीटर साल का बारिश का कोटा होता है, 52 सेंटीमीटर रफली। हाँ, सॉरी, आप कुछ कह रहे हैं? तो तकरीबन 52 सेंटीमीटर का अगर उतना बारिश पड़े साल में, पर उसमें से 3 महीने में ज़्यादातर पड़ता है मॉनसून का बारिश। अब क्या हो रहा है, ये बारिश के पैटर्न में बदलाव के कारण जो पूरे महीने का कोटा होता है बारिश का, वो एक दिन में गिरता है। अब आप अखबार में भी पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे, हर साल जितने बड़े बड़े शहर हैं हमारे, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद इत्यादि, हर साल वहाँ देखने को मिलता है कि गाड़ियाँ खड़ी हैं और जैसे नाव चल रहे हैं वैसे गाड़ियाँ चल रही हैं सड़क पे हैं। बच्चे लोग वहाँ सड़क पे कूद के वो तैर रहे हैं, मतलब वहाँ पे पानी इतना भर रहा है कि वहाँ पे मौका ही नहीं मिल रहा उसको। तो शहरों में बाढ़ जो इतना बढ़ रहा है इसकी वजह से वो हो रहा है आजकल। एक्सट्रीम फ्लड, एक्सट्रीम रेनफॉल कॉजिंग एक्सट्रीम फ्लड, ये एक बहुत बड़ा। और इससे आप देखिए गर्माहट में एक तरफ, ये बारिश के असर पे एक तरफ, देश में आर्थिक प्रभाव और मनुष्य के जिंदगी में कितना प्रभाव डाल रहा है। अब गर्माहट तो बढ़ रहा है, हम इसमें जान नहीं पा रहे कि इसके वजह से कितने लोगों की जान जा रही है। इस पे हमने अंदाज़ा अभी लगाना मुश्किल है। क्यों? ऑफिशियल जो आंकड़े हैं, सरकार में, लोकसभा में पूछा गया सवाल कि गर्माहट के वजह से कितने लोग मरे हैं, और सरकार ने कहा हमारे पास आंकड़े नहीं। यही जवाब सरकार ने दिया था जब कोविड चला था, तब पूछा गया कोविड के वजह से कितने लोग मरे हैं, सरकार ने कहा था हमें जानकारी नहीं। जानकारी क्यों नहीं है? इसके 2 पहलू हैं। एक तो हमारे देश में हम लोग रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, तो एक तो ये कारण। पर दूसरा कारण है कि जब मृत्यु होती है अस्पताल में या क्लिनिक में, डॉक्टर को डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो डॉक्टर क्या कहता है, वो ये नहीं लिखता कोविड से मृत्यु हो गई, वो ये नहीं लिखता कि गर्माहट के वजह से मृत्यु। गर्माहट के चलते या कोविड के चलते लंग पे असर पड़ता है या दिल पे असर पड़ता है, उससे मृत्यु होती है, तो वो लिखता है हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, पल्मोनरी फेलियर। उसके पीछे क्या कारण है वो नहीं लिखता। तो डेथ ड्यू टू हीट, उसका रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखते। ये इसकी तुलना आप कर लीजिए, पिछले साल यूरोप में गर्मी के सीजन में 40,000 लोगों की मृत्यु, 40,000 यूरोप। हमारे देश के आंकड़े कहता है कि 670 लोगों की मृत्यु। ये तो ऑब्वियसली नामुमकिन कि हमारे देश में केवल 670 लोग मरे और यूरोप जैसी जगह में 40,000। तो अनुमान लगाया जाता है कि हमारे देश में तकरीबन कम से कम 1 करोड़ के आसपास लोगों की जान पे खतरा है, एंड अबाउट 12 मिलियन, 120 लाख लोगों के, मतलब
1 करोड़ के आसपास के मृत्यु होने की संभावना है। इसके ऊपर आपके प्रोडक्टिविटी, उस पे असर, आर्थिक नुकसान, वो जो होता है वो तो इससे ऊपर। अब सवाल ये उठता है कि एक तो हम जनता की रक्षा करें इन प्रभावों से, दूसरा जो हमारे देश को आर्थिक असर ये पड़ रहा है उसको भी तो देखें। अगर मान लीजिए हम, जो बारिश ज़्यादा होती है, बड़े बड़े शहरों में नुकसान होता है, पानी यहाँ यहाँ तक आ जाता है और वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक खींच रहा है, तो उसमें नुकसान कितना होता है? इतना आर्थिक नुकसान होता है कि हर साल जितने बड़े शहर हैं वो बारिश होने के बाद कहते हैं, केंद्र सरकार से पैसा मांगते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे यहाँ 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, आप कम से कम कुछ तो दे दीजिए। अगर चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में, हैदराबाद में, हर जगह पे वो कहते हैं 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो देश भर में आप सोच लीजिए कितना नुकसान हो रहा है। अगर सरकार से ये पूछा जाए कि इस मामले की का समाधान के लिए बड़े शहरों में हमें ड्रेन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो नालियाँ हैं, जो सड़क से पानी को निकाल के नाली में, नदी में, समुद्र में डाले, वो बने हैं 100 साल पहले, इस साइज के लिए नहीं बने जिस प्रकार का बारिश आज हो रहा है। हमने तो बनाए महीने भर का कितना पानी आएगा उसको ले जाए, पर वो महीने भर का पानी एक दिन में पड़ रहा है, उसको निकालने के लिए आपको नालियाँ बड़ी बनानी पड़ेगी। तो सरकार हमेशा ये कहता है कि भाई इसमें पैसा बहुत लगेगा, खर्चा बहुत है। अब चक्कर ये है कि जितना नुकसान हो रहा है उसको आप इकट्ठा करके देखेंगे तो जितने पैसे लगेंगे उससे कई गुना ज़्यादा है, और जो पैसे लगेंगे वो तो हर साल लग रहे हैं हमारे जो नुकसान हो रहे हैं। तो हमें एक तो बड़े गौर से सोचना पड़ेगा कि जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए, तापमान तो बढ़ रहा है, बारिश बढ़ रहा है और उसका पैटर्न बढ़ रहा है, उसको आप तुरंत रोक नहीं सकते। हमें प्रयत्न हो रहे हैं, पर वो लगता है कि प्रयत्न 20-30 साल तक सफल नहीं हो पाएंगे, तब तक तो हमें इसको झेलना पड़ेगा। और झेलने के लिए हमें जो करना चाहिए वो कदम जो है, अभी से हमने अगर सोचा नहीं तो कैसे होगा। और मेरा तो दावा ये है कि अभी तक देश भर में हमारे आर्थिक नीतियों में, हमारे विकास की नीतियों में, अभी तक हमने जलवायु परिवर्तन के चलते उसके लिए जितने कदम हमें उठाना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के सुरक्षा के लिए, हमारे आर्थिक सुरक्षा के लिए, जन जीवन की सुरक्षा के लिए, रोजगार के सुरक्षा के लिए, ये हमने कदम क्या उठाए, हमने अभी तक इसका योजना भी नहीं बनाया। सरकार के सामने एक लक्ष्य रखा था पेरिस समझौते के चलते हमें, कि पिछले साल सरकार को चाहिए था कि एक प्लान, एक योजना हम बनाएं कि जलवायु परिवर्तन को देखते हुए ऐसे कदम हम क्या उठाएं जो कि हमें 30 साल 40 साल तक इसके लिए जो बचाव के कदम उठाने, जिसे अडेप्टेशन कहते हैं, उसके लिए क्या कदम उठाएं, उसके लिए योजना बनाओ। अभी तक भारत में हमने ये योजना नहीं। मुझे लगता है आप जैसे लोग बैठे हैं, हिमाचल के ज्ञान विज्ञान समिति, हम ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क की तरफ से हमें एक जन आंदोलन की तरह से इसको खड़ा करके, जो राजनीतिक ताकतें हैं, सरकार हैं, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो, हमें उनके सामने एक ये प्रोग्राम, योजना रख के एक मांग रखनी पड़ेगी कि इसके लिए आप योजना बनाओ। हम कई चीज़ों के लिए हम पैसा खर्च कर रहे हैं, आज हाईवे बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, पता नहीं हम क्या क्या बना रहे हैं, उन सबको हम विकास कह रहे हैं, पर उस विकास का क्या फ़ायदा है कि उसके प्रभाव, उसके फ़ायदे हमें अगले साल, उसके अगले साल तक ना मिले। एक ये देखिए, हम जहाँ देखो फ्लाईओवर बन रहे हैं। फ्लाईओवर क्यों बन रहे हैं? कि गाड़ियाँ बहुत हो गई, जितने आप गाड़ियों को बढ़ाओगे उतने फ्लाईओवर की और ज़रूरत पड़ेगी।
जितने फ्लाईओवर बनाएंगे उस पर चलने के लिए लोग गाड़ियाँ लाएंगे, और हम तरक्की कर रहे हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। जो बंदा पहले साइकिल रखता था वो आज सोचता है कि मैं स्कूटर रखूं। जो कल स्कूटर रखता था वो कहता है मैं गाड़ी रखूं। जो कल छोटी सी गाड़ी रखता था मारुति, वो आज बड़ी एसयूवी रखता है। दिल्ली में 2.25 करोड़ की आबादी है, 22 मिलियन, और तकरीबन 13 मिलियन, 1.25 करोड़ के आसपास वाहन हैं दिल्ली में। और दिल्ली जितनी जगह में 1.25 करोड़ वाहन, गाड़ियाँ, स्कूटर अगर हैं तो सड़क तो बिल्कुल जाम। उसको करने के लिए फिर फ्लाईओवर बनाओगे, और ये सब जो गाड़ियाँ हैं ये फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है जो ऊपर वायुमंडल में जाके कंबल बना के दुनिया को और करे। और शहरों में इसको जोड़ते हुए एक समस्या और है, वो है शहर के अंदर गर्माहट का एक अलग से एक ट्रैक बनता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड, मतलब गर्माहट का एक जगह पे बढ़ाना। और ये क्यों होता है अर्बन हीट आइलैंड? क्योंकि हर जगह आप देखो सीमेंट कंक्रीट के बिल्डिंग हैं, सड़कें हैं, पेड़ काट दिए गए। कहीं पे भी नया शहरीकरण अगर हो गया, सबसे पहला काम होता है बुलडोजर को लगाओ और पेड़ों को साफ करो। अब आप गुड़गांव को देखो, देश का सबसे मॉडर्न सिटी माना जाता है। वहाँ पे आपके बड़े बड़े 30 मंजिली आपको बिल्डिंगें दिखेंगी, पेड़ नहीं दिखेंगे आपको गुड़गांव, क्योंकि वहाँ पे तो सब पेड़ पहले साफ कर दिए, तभी तो ये बिल्डिंगें बनेंगी वहाँ पे। और गुड़गांव में जब बारिश होती है मानसून का, सबसे ज़्यादा असर गुड़गांव में होता है। सब गाड़ियाँ, जिसने घर 3-3 करोड़ 4-4 करोड़ के फ्लैट खरीदे हैं, उनकी गाड़ियाँ सब ऊपर तक पानी भरा हुआ है। तो हम इसको विकास क्यों कह रहे हैं? इसके बारे में हम सबको थोड़ा सा दोबारा से सोचना चाहिए। विकसित देशों में उन्होंने ये सब करवाया, पर अब विकसित देश भी थोड़ा सा टाइम 10, तो विकसित देशों में एक तब्दीली जरूर आई, और वो है जनता के सोच में कुछ तब्दीली जरूर आई। उनके सरकार अभी भी उतना बदल नहीं रहे जितना जनता चाहती है, पर लोगों के सोचने में, उनके विचार में तब्दीली जरूर आना शुरू हो गई। यहाँ तक कि यूरोप में कई देशों में, ऑस्ट्रेलिया में, जो अलग राजनीतिक दल है उनके वोट पे भी असर पड़ जाता है इसका, कि आप पर्यावरण के प्रति कितने एक दूरदर्शी और अपने योजना को रखते हैं। क्योंकि जनता का डिमांड का मांग ये है कि हमारे इसको प्रदूषण को कम करो, जलवायु परिवर्तन से बचाओ, लाओ, नहीं तो आपको वोट नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का दबाव का मैं 2 उदाहरण देता हूँ आपको। मैं तकरीबन 8-9 साल पहले जर्मनी के राजधानी बर्लिन में गया था। तकरीबन एक 10 दिन का वर्कशॉप था वहाँ पे जलवायु परिवर्तन को ही। तो हम लोग यूनिवर्सिटी वहाँ पे मिलते थे विश्वविद्यालय में, और जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, ट्रेन से, एक ट्रेन जो ऊपर चलता है और एक ट्रेन जो अंडरग्राउंड जो चलता है, उससे लेके 8 किलोमीटर की दूरी में पूरा करता था। एक दिन मैंने ये सोचा, वहाँ 20 लोग इकट्ठे होते थे, कुछ छात्र थे, कुछ रिसर्च करने वाले थे, प्रोफेसर थे। तो मैंने सबसे पूछा, आप लोग विश्वविद्यालय कैसे आते हैं? और मैं हैरान था देख के, 20 में से एक भी व्यक्ति नहीं था जो अपने निजी गाड़ी को लेके यूनिवर्सिटी में आता, एक भी। ये सिर्फ चेतना की बात नहीं, एक सुविधा भी तो दी गई है उनको। अगर वो सुविधा नहीं होती तो वो कहाँ से आते? जो प्रोफेसर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वहाँ के, वो खुद साइकिल लेके आती थी अपने घर से 8 किलोमीटर की दूर। कैसे आती थी? क्योंकि सड़क के लिए अलग से ट्रैक बनाया जाता था, जिसमें गाड़ियों को टक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सुरक्षित रूप से आप साइकिल लेके यूनिवर्सिटी आए।
जो नौजवान थे वो अपना ट्रेन से, बस से, जो भी है वो पहुँचते थे, सुविधा उनको मौजूद थी। तो एक तो सुविधा का प्रबंध करना और दूसरा विचार में तब्दीली लाना, ये दोनों चीज़ें साथ चलनी चाहिए, अदरवाइज़ ये बदलाव नहीं है। हम सब अगर अपने ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे, बदलाव लाने के लिए हम संघर्ष करें, दबाव बनाएं सरकार के ऊपर योजना के स्तर पे, उसके साथ चलते कि हम उन चीज़ों की मांग करें, जन सुविधाओं को, जिससे कि हम ये जो रास्ते पे हम चलना चाहते हैं वो हम चल पाएँ। अगर आपने जगह ही नहीं छोड़ी, मैं दिल्ली में साइकिल क्या पैदल भी नहीं चल सकता, चलने की जगह ही नहीं है वहाँ पे। जब मैं चलता हूँ तो मुझे सड़क पे चलना पड़ता है, और हर बंदा पीछे से आके हॉर्न बजाता है और कहते हैं दिखता नहीं है कहाँ जा रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊँगा, सड़क पे ही जाऊँगा, और कहाँ जाऊँगा, क्योंकि आपने ना पेवमेंट बनाया ना कुछ किया। तो इसके लिए दोनों चीज़ें साथ चलनी चाहिए, योजनाएं बदलनी चाहिए, फिर हम अपने रहन सहन, अपने जीवन स्तर में तब्दीली ला सकते हैं। मैं एक और उदाहरण, गाड़ियाँ जितनी चलती हैं, आपने गर्मी के मौसम में गाड़ी के ऊपर हाथ लगा के देखा हो तो बड़ी गर्मी होती है। तो ये सब गर्मी कहाँ जाता है? जब गाड़ी रुक गई, घर से मैं आया, यूनिवर्सिटी के अंदर आया, गाड़ी तो बाहर खड़ा है, ये गर्मी जो है वो शहर के अंदर फेंक रहा है। हम ठंडा होने के लिए अपने घर में एयर कंडीशनर चलाते हैं, एयर कंडीशनर जितनी ठंडक पैदा करता है कमरे के अंदर, उतनी गर्मी वो बाहर फेंकता है शहर के अंदर। अनुमान ये लगाया जाता है कि गाड़ियाँ, मशीनरी, एयर कंडीशन, इनके वजह से शहर के अंदर गांव के मुताबिक तकरीबन 4 से 5 अंक सेल्सियस गर्माहट ज़्यादा होता है, और 4-5 अंक सेल्सियस में से 2-2.5 अंक सेल्सियस केवल एयर कंडीशनर के वजह से होता है। तो इसमें हम लोगों ने एक शुरू किया कैंपेन, दिल्ली में हमने पर्चियाँ बांटी हैं हर जगह पे, और दिल्ली शहर, मुंबई शहर, वहाँ पे जो बिजली की कंपनियाँ हैं वो रोते हैं कि हमें दिल्ली में 8,000 मेगावाट सप्लाई करना पड़ता है, हम कहाँ से लाएंगे 8,000 मेगावाट, हमारे को पीछे से सप्लाई नहीं मिलती, अगर सप्लाई मिलता है तो हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, अगर हम ज़्यादा पैसे देने हैं, हम जनता से मांगेंगे, फिर जनता हम पे नाराज़ हो जाती है। तो वो भी चाहते हैं कि इसमें डिमांड कम हो। तो हम लोगों ने पर्चा बनाया है देश भर में, हम कैंपेन कर रहे हैं, ये कहते हुए कि घरों में जब आप लोग अपना एयर कंडीशनर चलाएं, या दफ्तरों में चलाएं, या यूनिवर्सिटी में चलाएं, आप उसके थर्मोस्टेट जो होता है उसको 25 अंक सेल्सियस से कम मत चलाएं। 25 अंक सेल्सियस काफ़ी ठंडा होता है, आपके पसीने नहीं छूटेंगे उसमें। तो ज़रूरी नहीं है, जो लोग दिल्ली में सोचते हैं कि एयर कंडीशनर का मज़ा तो तब आता है जब बाहर का तापमान 45 हो और मैं घर के अंदर 20 डिग्री पे एयर कंडीशनर को चलाऊं और कंबल ओढ़ूं, है, ये होता है सोच। तो उसकी ज़रूरत नहीं होती, आप कंफर्टेबल रहिए, 25 पे रखिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दुनिया में, एशिया में खास करके बैंकॉक, शंघाई, टोक्यो, सोल साउथ कोरिया में, यहाँ पे कानूनन किसी भी दफ्तर, मॉल, सिनेमा थिएटर में कानूनन 25 अंक सेल्सियस के कम आप एयर कंडीशनर को नहीं चला सकते, नहीं चला सकते कानूनन। और अब की बार जो ईरान पे जंग चल रहा है, जिसके वजह से तेल में इतनी संकट हो रही है, इन दोषियों ने और इसको तगड़ा करने के लिए कदम, क्योंकि उनके लिए तो जितना ये एयर कंडीशनर पे डिमांड होता है, उनके लिए फिर और तेल को फूकना पड़ रहा है, तो उनके लिए तो आर्थिक संकट खड़ा है। तो इसको हमने सरकार से भी अपील की है कि इसको कानूनन एक ऑफिशियल, एक कंपल्सरी बनाइए कि किसी भी दफ्तर में हो तो ये ना किया जाए। पर हम जन संगठन हैं, हम एक दूसरे को अपने परिवार में, अपने घरों में, अपने काम करने वाले दफ्तरों में, बैंक में, वहाँ पे इसकी प्रचार प्रसार करें कि एयर कंडीशनर के टेम्परेचर को कम रखें। हाँ, ये हम, जी,
जी, हम तो ये चाह रहे हैं कि सरकार इसको नियमित करे, प्रभाव करे, उसको एक कानून पास करे। अभी सरकार इसको सोच में लगी है। उम्मीद हम करते हैं कि ये सोचते हुए शायद 1 साल 2 साल के अंदर इसको लागू करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 तरफ से हमें इस पे कदम उठा के ना केवल निजी तौर पे, पर एक संगठन के तौर पे, एक जन आंदोलन की तरफ से नीतियों को बदलने के लिए दबाव हम बनाएं, क्योंकि ये जब तक ये दोनों तरफ से इस पे नहीं होगा कंट्रोल, वो नहीं हो पाएगा इस पे काम। लास्ट मैं एक उदाहरण और देता हूँ, वो हमारी इमारतें। आजकल बड़ी बड़ी इमारतें बनती है, मल्टी स्टोरीड बनता है। आप जे देखो जितने उसको आधुनिक बनाने की कोशिश होती है, उसमें लंबे लंबे शीशा लगा के हम बनाते हैं, क्योंकि तब बाहर से देखने को लगता है कि एक आधुनिक बिल्डिंग। पर उस आधुनिक बिल्डिंग में वो शीशे के वजह से उस बिल्डिंग के अंदर तापमान और बढ़ता है, क्योंकि वो शीशा जो है वो गर्माहट को अंदर बांध के रखता है, जिसके वजह से आप दुगना फिर एयर कंडीशनर को चलाने की जरूरत पड़ती है। हम क्यों ना बिल्डिंग को इस प्रकार बनाएं। पहले भी होता था, पारंपरिक हमारे घरें होती थी, इमारतें होती थी, जो चूना वगैरह लगा के जिसमें ठंडक ज़्यादा होता था बिल्डिंग के अंदर। अब आधुनिकीकरण के नाम से हमने अपने बिल्डिंग को ऐसे ही तब्दील कर दी कि वो गर्माहट को ही पकड़ के रखता है। तो इसके बारे में भी हम सोचें, क्योंकि आज के दिन जो बिल्डिंग हमने बनाई वो 50 साल तक रहेगा। तो आज बिल्डिंग बन गई तो 50 साल तक हम उसके अंदर जो ईंधन का खर्चा करेंगे उसको ठंडा करने में, वो तो वैसे का वैसे ही। तो हम इस पे भी सोचें, अपने तौर पे आपस में बैठ के क्या क्या हम कदम उठा सकते हैं, किस प्रकार की जन सुविधाओं का मांग हम कर सकते हैं, ताकि हम अपने जो जीवन शैली है, अपना रहन सहन है, उसको हम बदल पाएँ। अगर वो सुविधा ही नहीं है तो हम अपने कदम कैसे उठाएंगे। तो मैं आखिर में आप सब लोगों से दोबारा इस बात को अपील करके छोड़ता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव तो लाइए, पर अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए जो आपको जन सुविधाएं और जन सुविधाओं की ज़रूरत है, उसके लिए आप कैंपेन बनाएं, समाज में भी, पर सरकार में भी। धन्यवाद।